चलिए, तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के बारे में, नेट एग्जाम के बारे में। और बच्चे हमेशा आते हैं, सर नेट के बारे में बताइए, कैसे तैयारी करें, क्या करें, ये हमेशा क्वेश्चन उनका रहता है। तो आज हम नेट के बारे में सारी जानकारी इसमें देंगे कि नेट होता क्या है, इससे क्या फायदा है, इसका सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, एग्जाम देने का तरीका क्या है, वो सारी बातें इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नेट का पूरा फुल फॉर्म हो गया नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, इसको दो भाग में आप बांट सकते हैं। एक कंडक्ट करती है CSIR और दूसरा कंडक्ट करती है UGC। ठीक है, तो ये दोनों के एग्जाम के बीच में एक सप्ताह का अप्रॉक्स गैप होता है। पहले CSIR लेती है, उसके बाद UGC लेती है। ये एग्जाम साल में 2 बार होती है। ठीक है, 2 टाइम्स होती है, 2 टाइम्स इन ए ईयर। एक एग्जाम आपका होगा जून में और दूसरा होगा दिसंबर में। तो CSIR मेनली 5 सब्जेक्ट में एग्जाम कंडक्ट करती है। ठीक है, CSIR का फुल फॉर्म हो गया आपका काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। ठीक, ये आपको 5 सब्जेक्ट में एग्जाम कंडक्ट करती है। तब कौन कौन सा सब्जेक्ट है? केमिकल साइंसेज, अर्थ साइंस, लाइफ साइंस। लाइफ साइंस का मतलब हो गया बायोलॉजी, केमिकल साइंस केमिस्ट्री, अर्थ साइंस से बहुत सारे चीज रहते हैं, ज्योग्राफी वगैरह सारा कुछ। लाइफ साइंस, बायोलॉजी, मैथमेटिकल साइंस, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स, फिजिकल साइंस मतलब फिजिक्स। ठीक है, यूजीसी ये 5 सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए तो बाकी जितने सारे सब्जेक्ट्स हैं वो यूजीसी कंडक्ट करती है। ये अप्रोक्सीमेटली ऑल अदर सब्जेक्ट अप्रोक्स 81 सब्जेक्ट्स में अप्रोक्स और इससे भी ज्यादा सब्जेक्ट में एग्जाम कंडक्ट करती है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, पहले ये एग्जाम कोई दूसरा एजेंसी शायद CBSE कंडक्ट करती थी। अब CSIR एग्जाम या UGC एग्जाम जो कंडक्ट करती है उसका नाम है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। 2018 से NTA इस एग्जाम को कंडक्ट कर रही है। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा? तो इससे आपको यदि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो आप एलिजिबल होंगे JRF के लिए या LS के लिए या AP। इसका मतलब क्या होता है? JRF का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप और LS का मतलब होता है लेक्चरशिप और AP का मतलब होता है असिस्टेंट प्रोफेसरशिप। असिस्टेंट प्रोफेसर से। ठीक है, अब यहां पे समझिए, यदि आप अच्छे मार्क्स से, आपका एज 30 साल से नीचे, इसका कुछ एज रिस्ट्रिक्शन है JRF के लिए, इसके लिए कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यदि आप JRF क्वालिफाइड हैं तो आप LS के लिए भी एलिजिबल हैं, और यदि आप LS हैं तो आप JRF के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो JRF यदि आप हैं तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि आप विदिन 2 इयर्स आपको कहीं ना कहीं PhD में एडमिशन लेना होता है। और यदि आप इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, IIT, आईसर, नाइसर, पटना यूनिवर्सिटी, BNMU, कहीं पर भी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, कहीं पर भी आप एडमिशन लेते हैं PhD में थ्रू CSIR नेट JRF के थ्रू यदि आप एडमिशन लेते हैं तो आपको मंथली स्कॉलरशिप मिलेगा 31,000 पर मंथ फॉर फर्स्ट 2 इयर्स। मतलब आपको पढ़ने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसा देगी। कितना? 31,000 रुपया पर मंथ। ठीक है, इसके साथ ही साथ प्लस में 20,000 पर एनम
कंटीजेंसी ग्रांट देंगी। इस पैसे का यूज आप बुक्स खरीदने में कर सकते हैं, रिसर्च में का कुछ सामान खरीदने में कर सकते हैं, लैपटॉप वगैरह या तो कुछ खरीदने में कर सकते हैं, या सेमिनार कॉन्फ्रेंस में जाइए उसमें आप यूज कर सकते हैं। और इसके बाद यदि आपका सक्सेसफुल 2 साल रहा तो आपका प्रमोशन हो जाएगा SRF में, बोले तो सीनियर रिसर्च फेलो में, और इस केस में आपका मंथली स्कॉलरशिप रहेगा 35,000 पर मंथ, प्लस में कंटीजेंसी ग्रांट 20,000। ठीक है, आप यदि JRF क्वालिफाइड हैं तो LS के लिए भी एलिजिबल हैं, और यदि आप सिर्फ LS के लिए हैं तो आप JRF के लिए नहीं है, सिर्फ आप LS के लिए ही हैं। उसके बारे में आगे डिटेल से और चर्चा करते हैं। ठीक है, यदि एलिजिबिलिटी की बात करें तो यदि आप MSc कर चुके हैं या MSc करने वाले हैं, मतलब इसका फॉर्म कौन कौन भर सकता है उसके बारे में देखा जाए। ठीक है, यदि आप MSc कर चुके हैं या कर रहे हैं MSc, ठीक है, या तो आपने कंप्लीट किया है BS 4 इयर्स कोर्स, बैचलर ऑफ साइंस। बैचलर ऑफ साइंस 2 तरीके का होता है, BSc एंड BS। BS होता है 4 साल का कोर्स, BSc होता है आपका 3 साल का कोर्स। ठीक है, तो यदि आप BS कंप्लीट कर चुके हैं या तो आप इंटीग्रेटेड BSMS में हैं, ठीक है, और इंटीग्रेटेड BSMS जैसे मेरा कोर्स का नाम यही है, इंटीग्रेटेड BSMS। तो यदि आप इस कोर्स का 3 साल कंप्लीट कर चुके हैं, टोटल 5 इयर्स कोर्स है, ठीक है, तो आप 3 साल के बाद आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। या तो आप BE हैं, BTech हैं, ठीक है, या MBBS है बायोलॉजी के लिए, या B फार्मा है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाल सकते हैं। मतलब आपका 10 के बाद +2 12 उसके बाद 3, ये 3 इतना कंप्लीट होने के बाद आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। लेकिन आपको JRF तभी मिलेगा जब आप का सिलेक्शन हो गया, तो विदिन 2 इयर्स आपका मास्टर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, MSc कंप्लीट होता है, या तो BS के बाद भी लोग PhD में जाते हैं। तो ये रहा एलिजिबिलिटी। ठीक है, इसके बाद क्या रहेगा, आते हैं फी स्ट्रक्चर पे। तो इस सब यदि आप इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसका फी है 1,000 रुपया, 500 रुपया एंड 250 रुपया। 1,000 रुपया जनरल के लिए, 500 रुपया OBC के लिए नॉन क्रिमिलियर, और 250 रुपया SC ST एंड PWD फिजिकली डिसेबल्ड, PWD के लिए। सब फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 250 रुपया ही चार्ज है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो एक एज की बात करें तो एज 28 इयर्स है फॉर JRF। यदि आप JRF के लिए तैयार होना चाह रहे हैं तो 28 इयर्स एज है। यदि आप फॉर जनरल, यदि आप OBC में आते हैं तो 3 साल का आपका एक्स्ट्रा बेनिफिट है। मतलब आप 31 साल तक फॉर्म डाल सकते हैं। आप SC में हैं तो 5 साल एक्स्ट्रा और ये कर सकते हैं, तो 28 और 5 33 साल तक फॉर्म डाल सकते हैं। यदि बिहार में एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें
तो टोटल 7 सेंटर हैं आपके बिहार में जहां पे आप एग्जाम दे सकते हैं। कहां कहां? भागलपुर, ठीक है, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया एंड आरा। ये 7 जगह पे बिहार में आपका एग्जामिनेशन सेंटर है। आप यहां पे, ठीक है, एग्जाम दे सकते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो इसका एप्लीकेशन साल में मैंने बताया था कि 2 बार आता है। आप इसका एग्जाम दे सकते हैं दिसंबर में या एग्जाम दे सकते हैं जून में। यदि आप एग्जाम देते हैं दिसंबर में तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो आता है वो सितंबर अक्टूबर में इसका एप्लीकेशन फॉर्म आता है और आप इसका एग्जाम दे सकते हैं दिसंबर में। और मार्च अप्रैल के आसपास में, मार्च में आपका फॉर्म आएगा जून वाले के लिए। तो यदि आप मार्च में भरते हैं तो आप जून में एग्जाम दे सकते हैं। यदि एग्जाम की बात करें तो एग्जाम का ड्यूरेशन जो होता है वो 3 आवर्स का होता है। आइदर CSIR नेट या UGC नेट। टोटल मार्क्स की बात करें तो टोटल मार्क्स होते हैं 200 फॉर CSIR एंड 300 फॉर UGC। जो भी UGC कंडक्ट करती है एग्जाम टोटल सब्जेक्ट में, उसमें से 300 नंबर का होता है एग्जाम। इसमें से 100 नंबर सारे सब्जेक्ट्स वालों के लिए कॉमन होता है, ठीक है। अब एग्जाम पैटर्न की बात करें इसका CSIR नेट का, ठीक है। एग्जाम के पैटर्न पे आते हैं तो UGC और CSIR का पैटर्न अलग अलग होता है। UGC 300 नंबर का एग्जाम कंडक्ट करती है जबकि CSIR 200 नंबर का एग्जाम कंडक्ट करती है। UGC में 2 पेपर होता है, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 होता है 100 मार्क्स का, पेपर 2 होता है 200 मार्क्स का, ठीक है। लेकिन मेनली हम लोग CSIR के बारे में देखेंगे आज, और उसमें मेनली थोड़ा मैथमेटिक्स के बारे में ज्यादा चर्चा करेंगे। तो यदि CSIR मैथ्स के बारे में देखा जाए ऑलमोस्ट अदर साइंस सब्जेक्ट का भी यही पैटर्न होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कुछ ज्यादा कम हो सकता है, मार्किंग स्कीम थोड़ा, लेकिन टोटल 200 मार्क्स का ही होगा। तो टोटल क्वेश्चन 3 सेक्शन में आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। टोटल 3 घंटे का पेपर होगा। ABC में पेपर रहेगा, इसमें 20 क्वेश्चन रहेगा, इसमें 40 रहेगा, इसमें 60 रहेगा। टोटल आपको 120 क्वेश्चन पूछी जाएगी। आपको अटेम्प्ट कितना लेना है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन टू अटेम्प्ट। तो सेक्शन ए से आपको 15 क्वेश्चन ही बनाना है, आप 16 क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं, ठीक है। और पार्ट बी से आपको 25 क्वेश्चन बनाना है और पार्ट सी से मात्र 20 क्वेश्चन बनाना है। मतलब टोटल आपको 60 क्वेश्चन बनाना है। 120 में से 60 क्वेश्चन बनाना है। यदि मार्क्स की बात करें तो पार्ट ए में आपका हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, पार्ट बी में 3 नंबर का होता है, पार्ट सी में 4.75 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो टोटल यदि आप देखें तो 30 नंबर यहां पे हो गया, 15 गुना 2 30 नंबर, 25 गुना 3 75 हो गया, और 20 गुना 4.75 हो गया 95। बोले तो टोटल 200 मार्क्स। आपका एक निगेटिव यदि करते हैं, गलत करते हैं तो निगेटिव मार्किंग है। तो यदि आप पार्ट ए में निगेटिव करते हैं तो 0.5 मार्क्स कटेगा, और पार्ट बी में करेंगे तो 0.75 कटेगा। पार्ट सी में आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। पार्ट ए और बी में आपका एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है, जबकि पार्ट सी में मोर देन 1 ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पार्ट ए जो होता है वो कॉमन होता है सारे के लिए, चाहे आप बायोलॉजी से हैं, फिजिक्स से हैं, केमिस्ट्री से हैं, किसी भी सब्जेक्ट से हैं, ऑल 5 से, तो आपका कॉमन आता है। इसमें मेनली अप टू क्लास 10th तक का लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आप जनरल कंपटीशन में पढ़ते हैं या जो भी बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें मेनली लॉजिकल रीजनिंग पूछा जाता है, ग्राफिकल एनालिसिस पूछा जाता है, एनालिटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछेगा, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन पूछेगा, सीरीज फॉर्मेशन पूछेगा, पजल्स पूछेंगे। ये बेसिक क्वेश्चन, ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन होगा लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन होगा। आप इतना भी इजी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मैंने 15 क्वेश्चन जब मैं एग्जाम दिया था दिसंबर 2013 में, तो हमको लगता है 15 क्वेश्चन को सॉल्व करने में मेरे को लगता है 10 मिनट लगा होगा मुश्किल से, और 10 से 12 मिनट जो भी लगा होगा उसमें हम 13 क्वेश्चन सही किए, 2 क्वेश्चन मेरा गड़बड़ हुआ, ठीक है। उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं पार्ट बी में। तो आपका कन्वेंशनल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा। आपको आप डायरेक्ट इसको सब्जेक्ट से रहेगा, आप उसका जवाब देना होगा आपको। पार्ट सी की बात करें तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। ये एक क्वेश्चन कैरी भी कर रहा है 4.75 का, मार्किंग भी इसका तगड़ा है, और साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, और 60 में से मात्र 20 क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो ये वाला थोड़ा सा टफ है, होना भी चाहिए। तो यदि आप थोड़ा सा यदि दिमाग लगा के काम करेंगे तो आप इजीली इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। यदि सीएसआईआर मैथ्स की बात करें, जेआरएफ की बात करें, तो अप्रोक्स यदि 50% से एबव है तो आपका संभावना है कि जेआरएफ हो जाएगा। बोले तो मेरा 52% था, रैंक मेरा 51 था, ठीक है। तो वही 50-55 मतलब रफली 110 नंबर भी आपका आ जाता है 200 नंबर में, बहुत अच्छा है, आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। तो कैसे लाना है, तो आप यदि थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, आपका थोड़ा सा क्लास 10th लेवल का गणित अच्छा है, तो आप यहां से 30 में से कम 25 या 30 में से 30 स्कोर कीजिए, ठीक है। यहां से आपको स्कोर करना होगा कम से कम 25, ठीक है। 20 से तो ये नहीं, हाउ स्कोर करना पड़ेगा। इसमें से 40 में से कम आपको 25 है तो 15 क्वेश्चन तो बनाना होगा आपको। तो यदि 15 क्वेश्चन बनाते हैं तो यहां से आपको 45 नंबर आ जाएगा, टोटल हो गया 70। अब आपको 10 क्वेश्चन यहां से निकालना पड़ेगा, 10, 8 जो भी निकालिए, ठीक है। 60 क्वेश्चन है, 60 में से आप यदि ठीक ठाक करते हैं, यदि 5 भी निकल रहा है, अप्रॉक्स 5 क्वेश्चन भी निकल रहा है, तो रफली 20 नंबर यदि ला रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 470 नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। आपको कम से कम 30 नंबर यहाँ पे रफली स्कोर कीजिए, तब जाकर के अप्रॉक्स आप 100 के आसपास में लाएंगे। तब आपका यदि आप 110 के आसपास में है आपका मार्क्स, तो मतलब मोर और लेस आप श्योर रहिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा जेआरएफ के लिए। लेक्चररशिप के लिए तो आपका 90-95 पर भी सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आप जेआरएफ क्वालिफाइड हैं तो इसका फायदा क्या है कि आप किसी भी इंडिया के यूनिवर्सिटी में आप पीएचडी कर सकते हैं, या किसी भी यूनिवर्सिटी में, नॉट आईआईटी आईएसआर, बहुत सारे यूनिवर्सिटी में आप लेक्चररशिप के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन हुआ है नेट के भरोसे पे, मतलब मैं पीएचडी नहीं हूं। तो यदि कोई असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है तो उसके लिए 2 तरीका है, या तो उसके पास नेट का एग्जाम होना चाहिए, नेट क्वालिफाइड होना चाहिए, या पीएचडी होनी चाहिए। नेट एग्जाम होता है 3 घंटे का, पीएचडी होता है 5 साल का, 4 साल का, कम से कम 4 साल रफली। तो आप समझ लीजिए ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम है, ठीक है। तो ये रहा आपका टोटल चीज। अब आते हैं थोड़ा सा सिलेबस पे हल्का सा चर्चा करें, और साथ ही साथ
बुक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए हम बात कर रहे हैं सिलेबस की। तो आपका CSIR नेट मैथमेटिक्स के सिलेबस को टोटल 4 यूनिट में बांटा गया है, ठीक है। एंड जिसमें पहला यूनिट जो आपका है वो है आपका रियल एनालिसिस एंड लीनियर अलजेब्रा। तो रियल एनालिसिस के लिए बहुत सारे बुक्स बताए गए हैं, नेट पे आप ढूंढने का बहुत सारा बुक्स आपका है। हम ज्यादा बुक्स नहीं बताएंगे, आपको एक एक बुक ही या 2 बुक बताएंगे। बेस्ट बुक आपका ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने नेट की तैयारी घर बैठ करके कभी एक भी दिन नहीं किया। मैं केवल अपने यूजी और पीजी की पढ़ाई काफी अच्छे तरीके से किया और नेट का एग्जाम मैंने मात्र एक बार दिया और अच्छे रैंक से मैं क्वालिफाई हो गया, ठीक है। तो आप कोई भी बुक सिलेबस के अनुसार उठाएंगे, इवन यदि आप लालजी प्रसाद यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं दैट विल आल्सो बी ओके, नो प्रॉब्लम। तो हम एक एक बुक हम आपको बता रहे हैं। रियल एनालिसिस के लिए आप लालजी प्रसाद यूज कर सकते हैं या तो एक दूसरी बुक है मलिक एंड अरोरा। इसमें शायद पूरा कवर ना हो, कुछ और भी आपको करना पड़े, लेना पड़े, ठीक है, लेकिन आप इतना में आप कर जाएंगे रियल। दूसरा यदि बात करें लीनियर अलजेब्रा की, तो लीनियर अलजेब्रा में भी 2 बुक हम सजेस्ट कर सकते हैं आपको। अगर लालजी प्रसाद आप चाहें तो लालजी प्रसाद अगेन आप यूज कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी बुक है एस लीनियर अलजेब्रा डन राइट, ठीक है, बाई एस एक्स से। ये आपको ऑनलाइन पीडीएफ इजीली अवेलेबल है, मार्केट में भी इजीली अवेलेबल है पटना में। आप लालजी का यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं। तीसरा सोम आउटलाइन यूज कर सकते हैं। सोम आउटलाइन सब जगह पे अवेलेबल है, तो आप कहीं पर भी यहां पर भी यूज कर सकते हैं। यूनिट 2 कॉम्प्लेक्स की बात करें तो कॉम्प्लेक्स में वन ऑफ द बेस्ट बुक जो हमको लगा है वो है चर्चिल एंड ब्राउन। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में अगेन आप लालजी का चाहे तो लालजी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप गैलियन में सजेस्ट करूंगा, ठीक है। कंटेम्परेरी अलजेब्रा बाय गैलियन। और टोपोलॉजी के लिए आप अगेन वन ऑफ द बेस्ट बुक है टोपोलॉजी बाय मुनकस, ठीक है। पूरा नहीं पढ़ना है, सिलेबस के अनुसार थोड़ा सा ही पढ़ना है इसमें। और ओडीपीडी की बात करें तो या तो आप लालजी यूज कर सकते हैं या एमडी राइट सिंघानिया यूज कर सकते हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस अभी नहीं पता मेरे को, मैं ज्यादा नहीं जानता हूं उसके बारे में। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे पार्ट हैं, जैसे कि है आपका कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, क्लासिकल मैकेनिक्स, ये सब का एमडी राइट सिंघानिया का बुक आता है, अच्छा है। स्टैटिस्टिक्स मैं तो दिया था, स्टैटिस्टिक्स गड़बड़ लिखा हुआ है, ठीक है। तो गुप्ता एंड कपूर, ठीक है। तो मैं यदि अपनी बात करूं तो देखिए ये आपका यूनिट 1 और यूनिट 2 आपका ये दोनों प्योर मैथ्स होता है, प्योर मैथ्स, ये भी आपका है प्योर मैथ्स। इसकी बात करें तो ये आपका हो गया अप्लाइड सेक्शन, अप्लाइड मैथमेटिक्स, और ये चौथा सेक्शन हो गया स्टैटिस्टिक्स।
मोरलेस आपको 3 यूनिट को फोकस करके चलोगे, 2 यूनिट डेप्थ में, 1 यूनिट कुछ और एक्स्ट्रा, तो आप मतलब क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपका मोरलेस यूनिट 1 और यूनिट 2 तो आपको रखना ही पड़ेगा। ठीक है, यूनिट 3 और यूनिट 4 में आप किसी एक पे फोकस करो, आइदर अप्लाइड सेक्शन पे फोकस करो या तो स्टैटिस्टिक्स पे फोकस करो। यदि आप यहाँ के स्टूडेंट हैं, मधेपुरा के स्टूडेंट हैं, तो यूनिट 3 आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यूनिट 4 आपके सिलेबस में नहीं है। और जैसे मैं जहां से पढ़ाई किया हूं वहां पे अप्लाइड मैथमेटिक्स नहीं था, मेनली स्टैटिस्टिक्स था, तो हमने 1, 2 एंड 4 यूनिट पे फोकस किया। ठीक है, अप्लाइड मैथमेटिक्स मेरे को अच्छा नहीं लगता, ज्यादा बेहतर नहीं लगता है, इसलिए हम ज्यादा दिमाग उसमें नहीं लगाते हैं। तो ये आपका सिलेबस का मोरलेस स्ट्रक्चर हो गया। एक टीचर थे अभी मेरे नवोदय विद्यालय में, अभी फिलहाल जेएनवी समस्तीपुर में है, वो मेरे को हमेशा एक बात बोला करते थे, वो आज भी हमें याद है कि गुड्डू 10 बुक को एक बार बनाने से बेहतर है एक बुक को 10 बार बनाओ। क्या बोलते थे? 10 बुक को एक बार बनाने से बेहतर है एक बुक को 10 बार बनाओ। तो उनकी बात हमें 100% सही लगती है कि बहुत ज्यादा बुक्स के चक्कर में नहीं पढ़ना है। हर सब्जेक्ट में जो भी आपका बुक्स है उसी को उठाइए, उसी को, आपके पास लालजी प्रसाद है, लालजी प्रसाद से स्टार्ट कीजिए, मोर देन सफिशिएंट है, 5-6 बुक यूज कीजिए, हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, लालजी आप देख सकते हैं रियल एनालिसिस में, रीनल अलजेब्रा में भी आप लालजी प्रसाद का बुक देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर आप खन्ना का भी बुक है यहाँ पे, कौन सी बुक है, एमएल खन्ना का भी बुक अच्छा है, ये रहा आपका रीनल अलजेब्रा लालजी प्रसाद का। ठीक है, खन्ना एंड कुंदीर, ये बुक भी देख सकते हैं, कोई एक बुक उठाइएगा। ठीक है, सॉम आउटलाइंस भी काफी अच्छी बुक है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में चर्चिल एंड ब्राउन बहुत अच्छी बुक है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के लिए गैलियन उठा सकते हैं, नहीं कुछ नहीं तो अपना लालजी प्रसाद जिंदाबाद। टोपोलॉजी अगेन आपको डिफिकल्ट लगेगा मुनकर से, तो आप यूज कर सकते हैं, 2 में से एक आप मुनकर से यूज कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक, ये हर जगह पे फॉलो होता है। आप ये नहीं यूज करते हैं तो आप लालजी प्रसाद का बुक यूज कर सकते हैं। अगेन नहीं, एक नोट्स ने इंटरनेट पे अवेलेबल है टोपोलॉजी के, हमें बहुत पसंद आया था वो, उस नोट्स का नाम है टोपोलॉजी विदाउट टीएस, बहुत अच्छी नोट्स है, आप इसको यूज कर सकते हैं। यूनिट 3 में आप मोर और लेस ओडी, पीडी और न्यूमेरिकल एनालिसिस पे भी फोकस करते हैं तो आपका काम चल जाएगा, और बहुत ज्यादा आपका है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन एंड क्लासिकल मैकेनिक्स, ये सब आप स्किप भी कर सकते हैं। आप ओडी पीडी पे और थोड़ा सा न्यूमेरिकल एनालिसिस पे फोकस कर सकते हैं। यदि थोड़ी बहुत आपकी बेसिक स्टैटिस्टिक्स है तो उससे आपका थोड़ा बहुत आपका काम चल जाएगा, यहीं पे जो 1-2 क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल बुक्स का रहा। आपका सॉम आउटलाइंस में भी सारा कुछ मिल जाएगा। और एक चीज कभी मत भूलिएगा, वो है आपका द बेस्ट बुक, वो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। ठीक है, चलिए अब आते हैं कि ये सिलेबस हमको टोटल कहाँ, हम मतलब बिना प्रेशर का, यहाँ पे आप गांव में रह रहे हैं, आपको मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज्यादा सुविधा कोचिंग का ना मिले, तो पता नहीं, मेरे को लगता है ऐसा कि आपके सिलेबस में प्रोक्स 50 to 60% सिलेबस नेट में, 50 to 60%, हम इससे भी ज्यादा बात करें तो यह आपका आएगा यूजी से, एंड 40 to 50% सिलेबस आएगा पीजी से। मतलब यूजी आपका काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, साथ ही साथ
पीजी का मेनली फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर का कुछ पेपर। फर्स्ट सेमेस्टर जो भी आपका सिलेबस चल रहा है उसके अनुसार से ऑलमोस्ट ऑल 4 पेपर्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेट। आगे का पेपर उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, सेमेस्टर 2 में कुछ पेपर कॉम्प्लेक्स वगैरह इंपॉर्टेंट रहेगा, 3-4 का उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा नेट के पर्पज से। ठीक है, तो ये आपका बेसिक होगा। यदि आप अपने कोर्स को अच्छे से पढ़ते हैं, आप यकीन मानिए नेट आपका इजीली निकल जाएगा बहुत ही अच्छे रैंक से। आज लोग जॉब करते हैं तो उसमें